ढेर पढ़ रखा है। आर्टिकल 10 आपने संभवतः पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है यार? आप तो बोलते नहीं हैं। आर्टिकल 11 ढेर पढ़ा है, तो उसके बाद आर्टिकल में 11 दोषी से संबंधित क्या बात कही गई है? वित्त विधेयक जो आपका है वो 12 से लेकर के जितना भी, देखिए कुल मिला के बात आप ऐसे करिए एसेंस में कि जितना भी सरकार राजस्व को लेकर के यानी वित्त धन को लेकर के जितनी भी पॉलिसी बनाती है, ठीक है, जितना भी सरकार का क्या है वित्त विषय वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या वार्षिक विवरण जो वर्ष का यानी सरकार ने कितना धन प्राप्त किया और कितना धन को खर्च करेगी, यानी पूरे साल भर का अपना वो घर का मैनेजमेंट जैसे हम महीने का करते हैं साल का करते हैं, उसी तरह से ये मैनेजमेंट सरकार का है वो वार्षिक वित्तीय विवरण भारत सरकार जो है क्या करती है, बजट विवरण। वित्तीय विवरण क्या होगा यानी बजट, बजटिंग यानी कि बजट क्या होता है कि हमने कितना कमाया और कितना किस निधि में खर्च करेंगे, मतलब यानी कमाना और खर्च करना, और खर्च करने का जो तरीका होगा वो उसके बारे में विवरण दिया है। तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 17 तक, मतलब 112 से लेकर के 117 तक, यानी अनुच्छेद 112 से लेकर के अनुच्छेद 117 तक वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात बताई, ठीक है। तो मैं पहले क्या काम कर रहा हूँ आप लोगों को, इस आर्टिकल में किस में क्या मोटी बातें कही गई हैं वो आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद में इस पर आप चर्चा करेंगे, फिर एक एक आर्टिकल को लेकर के डिटेल में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। हेडिंग कर लीजिएगा जो मैंने लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको क्या कह सकते हैं भाई, बजट कह सकते हैं। तो टोटल को वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 12 से लेकर के 17 तक जो उल्लेख किया गया है, इसका मतलब इसमें क्या कहा गया है, बजट के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बजट, नोट करिए इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 112 क्या कहता है, सीधे सीधे समझिए। वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट के बारे में अनुच्छेद 112 के बारे में नोट डाउन करें। अनुच्छेद 112 में लिख रहे हैं हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट के बारे में है। इसके तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसको। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ब्रैकेट बंद के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए
अनुमानित आय और व्यय का विवरण, अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखवाएंगे या रखवाएं, जो भी लिखना चाहें। सब आगे इसमें मतलब ये पूरा आर्टिकल यहाँ तक आपका है कि राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वह क्या करे, पूरे वर्ष का जो वित्तीय विवरण है वह सदन के समक्ष रखवावे। अब सदन के समूह रखेगा तो जो सरकार में वित्त मंत्री होगा वो वित्त को रखेंगे। अब इस पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा छोटा मोटा बात इस पे है कि ये कह रहा है आर्टिकल, लेकिन एक एक आर्टिकल के बारे में क्या कहेगा, अब उसके अंदर की चीजें पूछेगा एग्जाम में आपको। तो पहली बात तो आर्टिकल क्या कह रहा है वो देखेंगे, और फिर उस आर्टिकल में क्या बातें मतलब उससे बन क्या रही है, उससे क्या सेंटेंस आ रहा है, तो उससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बनेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल जो 12 कह रहा है, 112 कह रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होगा, और राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वह सदन से कहेगा, सदन से कहेगा का मतलब जो सरकार है सरकार से कहेगा कि भाई वर्ष भर का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करिए, यानी कि लेखा जोखा प्रस्तुत करिए, ये करेगा, ठीक है। यही बात आपने देखी। आगे देखिए और एक चीज और जान लीजिए कि वित्तीय विवरण जो आपका है, पहले जो वित्तीय विवरण थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए कि पहले हमारा जो बजट था 2017 से पहले वो क्या होता था, जो बजट हमारा हुआ करता था, यानी कि जो सामान्य बजट है और रेल बजट है, ये दोनों हमारे क्या हुआ करते थे, एक हुआ करते थे पहले अलग अलग हुआ करते थे। अब क्या हो गए हैं, दोनों बजट क्या हो गए बच्चों, एक हो गए, एक साथ दोनों पेश किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था, अंग्रेजों के जमाने से ही चली आई थी परंपरा, रेलवे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, इंपॉर्टेंस रेलवे की हुआ करती थी, तो रेल के लिए एक अलग कोर्स निर्धारित किया गया था, और सामान्य बजट जो होता है, समान बजटिंग जो होती थी वो एक अलग व्यवस्था से होती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, 2017 में दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया है ना, दोनों को मर्ज कर दिया कि अब हम दोनों को अलग अलग बजटिंग का मतलब ये है, मान लो अगर हम रेलवे के लिए सीधा आंकड़ा में ले रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, मान लो 10% हम अपने धन का रेल पे खर्च करेंगे, ठीक है। तो रेल का हम अपने धन का पूरी टोटल जो इनकम होगी उसका 10% अगर रेल पे खर्च करेंगे तो हमारा एक अलग हो गया, बाकी 90% हमारी इनकम का हम सामान्य बजट पे करेंगे। अभी क्या है कि टोटल का करेंगे, कुछ नहीं, जो भी सभी से जो कमाई हो रही है उसको सब मानेंगे, और उसके बाद में जैसे और विभागों को पैसा खर्च करते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग में हम खर्च करते हैं, उसी तरह का एक विभाग आपका रेल विभाग भी हो गया है, ठीक है। तो उस पर भी अपना जो उस पर खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी 2017 में, थोड़ा इसको भी मेंशन नहीं कर लीजिए कि चीजें क्या है, पहले रखें कर देखिए। या एक चीज और भी है, बजट कहते हैं, और इसके अलावा आपने लिखा कि संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, ये नहीं लिखा, देखिए संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और एक बात ये भी जान लीजिए, किसी भी आर्टिकल को जब आप देखेंगे ना, और खास तौर से ये सब आर्टिकल तो इनके डीप में भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अब जैसे बताई गई है आर्टिकल 112(3) में कहा गया है कि संचित निधि से किन किन मदों में धन खर्च किया जा सकता है। कोई भी आर्टिकल आप देखते हैं तो उसमें सब डिविजन्स होते हैं ना, तो अभी क्या करिए आप लोग सीधा सीधा जो एक बात समझिए कि कितने जो 17 आर्टिकल है, 17 तक जो आर्टिकल है 12 से 17 तक, उनमें क्या बातें बताई गई हैं, फिर उसके संदर्भ में और क्या बातें बताई गई है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को आप लोग। तो विवरण को इस तरह समझिए, यानी कि 12 सीधे सीधे क्या कह रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कह रहा है। राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो सदन के सम्मुख जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत कराएंगे, और उसी को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। और बजट मतलब संविधान में जो बात कही गई वो क्या कहा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण उसको कहा गया, ठीक है। बजट तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग में लाते हैं। और ये चीज तो मैंने आपको बता दी, तो क्या मैं इसको नोट भी करा दूं क्या आपको,
कि ये जो आपका 2017 से बजट एक साथ हो गया है। चलिए इसको प्रश्न नंबर ले लेंगे, छोड़िए इसको, आगे चलिए। बजट में चेक करके लिखिए, बजट में अनुमानित व्यय को निम्न दो मदों में पृथक कर बजट में अनुमानित व्यय को निम्न दो मदों में पृथक पृथक दर्शित किया जाता है। दो मदों में पृथक दर्शित किया जाता है। किसको? इसमें जो व्यय दिया गया है, ये जो व्यय है ये किसमें? दो मदों में खर्च होता है। दो मदों के मतलब करके उसको बांटा जाता है, ठीक है। दो मद के सेंस में आ रहा है, पूरा पैसा दो मद में जाएगा। कहाँ से जाएगा आप लोग देखेंगे। संचित निधि की बात अभी हम देखी थी, भारत की संचित निधि है, उसमें क्या क्या भाग पड़ता है और क्या चीजें हैं। चलिए पहले लिख लीजिए इसको। पृथक दर्शित किया जाता है। नंबर 1 है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय राशि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय राशि, जो कि संचित निधि पर डायरेक्टली भारित होगा कि संचित निधि पर पड़ता ही है। अब संचित निधि इसके लिए जानना जरूरी है कि संचित निधि पर क्या क्या पड़ता है, भारित होता है, वो आगे देखेंगे आप लोग। तो पहले जान लीजिए कि भारत की संचित निधि पर व्यय की राशि। दूसरा है भारत की संचित निधि से व्यय के लिए अपेक्षित से अपेक्षित व्यय राशि। यहाँ पर ये चीज नोट डाउन कर लेंगे, अपेक्षित व्यय राशि, यानी अपेक्षा की जाती है कि कोई आकस्मिक जो चीजें पड़ेगी तो वो संचित निधि पर भारित कर दिया जाएगा, ठीक है। अपेक्षित अन्य राशियां, ठीक है। अपेक्षित व्यय राशियां या व्यय राशियां तो दोनों ही है। अपेक्षित अन्य व्यय राशियां, अपेक्षित अन्य व्यय राशि मतलब जो कि सामान्य रूप से एक होता है कि डायरेक्टली संचित निधि पर आता है, कुछ चीजें होती हैं जो कि अन्य जो राशियां हैं वो भी, यानी कि दो मद में होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, सीधी सी आपको बात याद रखनी है कि जो हमारा जो धन है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये दो मदों के लिए उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक इसके लिए निर्धारित किया जाता है जो संचित निधि पर डायरेक्टली व्यय पड़ता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन आप देख लेंगे, हाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, तो क्या क्या पड़ता है वो आगे अभी आप लोग देखेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अब लिख लीजिए कि भारत हेडिंग कर लीजिए, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, कौन कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है वो आप देख रहे हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या है, ये अनुच्छेद इसी में बता दिया गया है। किसमें? 112 में मैंने जिक्र किया था, कितना? 112(3), अनुच्छेद 112(3) में ये क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है कि कौन सी राशि मतलब जो बजट है वो कौन सा भारत की संचित निधि पर बजट भारित होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें लिख लीजिएगा 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर या भारत के संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है, मतलब भारत, क्योंकि देखिए आर्टिकल में ये आप जो लिख रहे हैं, देखिए ये लिख रहे हैं, ये बता रहा है क्या क्या है। तो मैंने इसमें एक स्लाइड जो दिखा रहा हूं तो ये सेंस है कि क्या क्या है, तो निम्न है। ये यहाँ पर ये आर्टिकल में नहीं लिखा है कि निम्न है, ठीक है। यहाँ भारित बातें जो बता दी गई है वो कह जा रही है आपकी। पहला है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते,
राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य वेतन व भत्ते तथा उसके पद से संबंधित राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते तथा उसके पद से संबंधित व्यय। इसका क्या मतलब हुआ? पद से संबंधित व्यय का क्या मतलब हुआ भाई? यानी कि एक तो वेतन दिया जाएगा, उनको भत्ता दिया जाएगा और उनके पद से रिलेटेड जहां कोई खर्चा आता है वो अभी भारत की संचित निधि में, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पे कोई चीज हो रही है, राष्ट्रपति कोई और चीज करने जा रहे हैं, जैसे मान लो वेतन हो गया, भत्ता मिल गया, भत्ता मान लो कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, विदेशी कहीं दौरे पे गए तो उनको भत्ता मिलेगा। तो अब वो आएंगे जाएंगे तो भाई उसमें उनको जो है उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जाएंगे, है ना, एक मंडल जाएगा उनके साथ में, तो उनके खर्चे आएंगे, प्लेन जाएगी और भी तमाम सारी चीजें आएंगी, तो ये अतिरिक्त खर्च हो जा रहा है ना, उनके भत्ते में नहीं हो रहा है, भत्ता तो पर्सनली उनको मिलेगा ना, ठीक है। और बाकी और मद में जो खर्च हो रहा है वो यहाँ पर कह रहा है। उसके बाद उस पद से संबंधित यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड, भाई जैसे राष्ट्रपति आएंगे तो बहुत सारे खर्चे और भी उनको करने पड़ेंगे, जैसे मान लो डेकोरेशन है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ कोई नेता आ जाता है तो क्या करते हैं, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, विद्यालय अपने निधि से खर्च करता है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जैसे बच्चों को पुरस्कार देना है तो क्या करता है, वो क्या करेंगे, अपने मद से वो प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय वो उसको खर्च करते हैं। उसी तरह से मद की बात है। दूसरा क्या है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति योग उपसभापति, सभापति योग उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष योग उपाध्यक्ष योग लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते ठीक है, के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उनसे संबंधित व्यय। दूसरे में है दोनों सदनों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या कहिए दोनों सदनों के पदाधिकारी के वेतन भत्ते। तीसरा पॉइंट है भारत के द्वारा लिए गए, ऐसे कहिए भारत के लिए गए ऋण, भारत के लिए गए ऋण या भारत द्वारा लिए गए ऋण, ऐसे कह दीजिए, या भारत सरकार द्वारा, सेंटेंस ज्यादा अच्छा रहेगा, भारत सरकार द्वारा, ये सब सही है, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण, ये सब लिखिए, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का व्यय, मतलब जो आप ऋण लिए तो देंगे ना, भारत सरकार ने जो ऋण लिया है, भारत सरकार द्वारा लिए गए, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी पर व्यय या का व्यय या पर व्यय, का व्यय सही रहेगा, का व्यय उस पर दिया जाने वाला ब्याज, उस पर दिया जाने वाला ब्याज या उससे संबंधित व्यय, उस पर दिया जाने वाला
अदायगी का व्यय या उस पर दिया जाने वाला या उस पर दिया जाने वाला ब्याज। जैसे ब्याज भी हो जाए ना, अब अरबों खरबों में लेते हैं तो कई कई करोड़ रुपए तो ब्याज पे ही आपके चले जाते हैं, क्योंकि आप अमाउंट जब ऋण सरकार लेती है तो ऋण ऐसे नहीं लेते 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देखिए 1000 करोड़ रुपए ले लिया, 1500 करोड़ रुपए उन्होंने जो फाइनेंस करा लिया बैंकों से। उसी तरह से जब कोई सरकार जब ऋण लेती है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, खरबों रुपए में ट्रिलियन डॉलर में लेंगे वो ऋण लेंगे तो उसका ब्याज भी जो है मिलियन में आएगा, तो वो देना होगा। चलिए, तो ये चीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन। देखिएगा, वेतन पर लीजिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन जो है वह केवल भारत की संस्कृति पर आधारित होती है। यहाँ पर वेतन नहीं लिखा, हाई कोर्ट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का वेतन भत्ता दोनों, हाई कोर्ट में जो होगा आपका, हाई कोर्ट का वो नहीं होगा, मतलब उसमें नहीं रखा जाए। हाई कोर्ट में केवल जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की केवल पेंशन होगी, ठीक है। यही चीज थोड़ी सी यहाँ पर बारीक है, पूछेगा कि भारत की, इससे क्वेश्चन आएगा आपको सीधे फार्मूले पे नहीं आएगा। क्वेश्चन आर्टिकल 112 लिखा हुआ है क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अब यही से आपका क्वेश्चन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के देख रहे हैं वेतन और भत्ते और पेंशन, यहाँ नहीं लिखी मैंने, पेंशन लिख लीजिए, पेंशन, ये वेतन भत्ते एवं पेंशन जो है, वेतन भत्ते पेंशन जो है, एक तरह समझे वेतन और पेंशन, सीधे लिखिए वेतन और पेंशन, वेतन पेंशन होगा, और तथा हाई कोर्ट की केवल पेंशन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की केवल पेंशन, ठीक है। वेतन भत्ते और पेंशन सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या होगी, केवल पेंशन की होगी, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, और पूछा जाए कि तब वेतन कहां से आता है, राज्य सरकार देती है, तो राज्य सरकार कहां से देती है, अपने जेब से, हाँ, अपनी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड जो है, सेंट्रल मतलब जो है सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड होता है, इंग्लिश में कहते हैं संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इन लोगों को जो ये बात हम लोग कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की संचित निधि से, तो सब कुछ अभी तक का जो लिखा है वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जा रहा है, यानी कि भारत की संचित निधि से। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय लोग हैं, उनकी जो पेंशन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है, यानी राज्य की संचित निधि से दी जाती है। समझेगा? चलिए आगे लिखिए इसको, चाहे जिसको नहीं पता है बेटा लिख लो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन, ब्रैकेट में वही लिख लो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन जो है वो राज्य की संचित निधि से दी जाती है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की संचित निधि, यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है भारत की संचित निधि, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है या प्राप्त होता है, जो भी, ठीक है। अगला लिखिए बेटा, कैग से नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक कहते हैं आप, उसका वेतन भत्ता और पेंशन, ठीक है, इसका कैग का
क्या वेतन भत्ता एवं पेंशन। यहाँ पर क्या था, हाई कोर्ट के वेतन भत्ते और पेंशन था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कै का वेतन भत्ता और पेंशन भारत की संचित नीति से, ठीक है। जिसे हिंदी में आप कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको लिखना चाहे लिख सकते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से आप जानते हैं, उनका वेतन भत्ता और पेंशन कहां से दिया जाता है, सेंट्रल की संचित नीति से दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और लिखिए, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय डिर्की या पंचाट को लागू करने के अपेक्षित व्यय यानी कि कोई और न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, उस पर जो खर्चा आ रहा है, खर्चा उसके लिए वो भी कहां से हो, कुल मिला के कहीं न्यायपालिका से जितना भी खर्चा होगा ना वो भारत की संचित नीति से होगा। अगर किसी राज्य में अगर कोई चीज है, देखिए सुप्रीम कोर्ट आपका है, तो सुप्रीम कोर्ट के उसका खर्चा जो होगा वो कौन देगा, भारत की संचित नीति देगा, भारत सरकार देगी उसको, अपने संचित नीति में से देगी, पेंशन भी देगी उनको, भत्ते भी देगी उनको, सैलरी भी देगी, ठीक है, सब कुछ उनको देगी। और अगर कोई ट्रिब्यूनल वगैरह गठित किया गया है, इस तरह की जो चीजें बनाई गई हैं, उसके लिए अगर धन अपेक्षित होता है तो भी भारत की संचित नीति से होगा, बशर्ते केंद्र का, केंद्रीय न्यायालय का, ठीक है। यानी कि केंद्रीय न्यायालय, यहाँ पर जो आपने सब लिखा है कि किसी न्यायालय अथवा मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, ठीक है, निर्णय को लागू करने के लिए अपेक्षित जो धन की धनराशि की डिमांड है वो भी इसी से आपकी होगी। बाकी आप और आगे देख लीजिए, एक पॉइंट और दिए है, कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित नीति पर भारित घोषित किया जाए, भारत की संचित नीति पर संसद द्वारा, मतलब संसद ने किसी चीज को भारत की संचित नीति पर भारित के लिए आदेश कर दिया या घोषित कर दिया है, तो उसका भी खर्च जो है भारत की संचित नीति से ही देना होगा। तो ये तो कुछ मूल बातें थी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पढ़ते हैं खर्चे, ठीक है। तो ये चीजें, अब बजट जो है 6 चरणों में ये प्रक्रिया बजट की होती है, बजटिंग की, तो बजटिंग की प्रक्रिया में लिखवा लीजिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इधर है तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, हर चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और जितना भी जो पढ़ा है उसको और डीप में थोड़ा पढ़ के आइए, जिससे कोई क्वेश्चन यहाँ से उठेगा तो गहराई से उठता है। जैसे सीधे आर्टिकल से नहीं पूछता है कोई चीज, जैसे मैंने बात की, इन्हीं में से एक पॉइंट बना करके दे देगा बुक में और उसमें से पूछ लेगा आपको और आपको बता देना होगा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब थोड़ा डिटेल कर रहे हैं बजट के बारे में, बजट के बारे में लिखिए। बजट को कुल 6 चरणों में विचार विमर्श करने के उपरांत, कुल 6 चरणों में विचार विमर्श करने के उपरांत क्या होगा, विचार विमर्श करने के उपरांत क्या किया जाएगा, पारित किया जाता है
प्रथम चरण में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम चरण में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय चरण में बजट पर सामान्य रूप से विचार विमर्श, जिसे चर्चा कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, सरकार चर्चा से बचना चाहती है, तो उसी तरह से जैसे कोई मुद्दा है, अभी आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर लेकर के कुछ बातें रही हैं जो कि थोड़ी सी ठीक नहीं थी। हम लोगों के चाइना का अवसर करता रहता है, तो उस पर भी सरकार ने बजट चर्चा नहीं की। तो उसमें बोला है सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती, सदन में इस पर बात क्यों नहीं करना चाहती। चर्चा मतलब विचार, ठीक है। तो दूसरे चरण में क्या होता है, चर्चा और विचार विमर्श किया जाता है। तृतीय चरण में विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। समितियों द्वारा क्या किया जाता है, कैसी समिति होती है, क्या होता है, जो उस विधेयक से संबंधित वरिष्ठ होते हैं, ज्यादा नहीं, ऐसे कोई वरिष्ठ अफसर नहीं होता है। ये सब आप लोगों को पहले पढ़ने, समितियां बहुत जरूरी है, संसदीय समितियां, ये सब पढ़ लेना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ पढ़े ही नहीं है, सब मेरे ऊपर आएगा, सिलेबस नहीं खत्म हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और मैं कुछ कहूँगा तो दूसरा होने लगेगा। समितियां जैसे संसदीय समितियां होती हैं, उन समितियों का कार्य होता है, जैसे वित्त को लेकर के समितियां बनाई जाएंगी, वित्तीय समितियां होंगी, उस पर वो अपनी ओपिनियन देते हैं, वही समितियां इस पर विचार विमर्श करेंगी। ऐसे नहीं कि सब आप भी पहुंचा सांसद बन गए हैं, हम बात करेंगे इस पे, तो सभी अपना आ जाएंगे, हम बात करेंगे अपना हाईलाइट होने के चक्कर। ऐसा नहीं है, जो समितियां जिनका पर्टिकुलर कार्य वही करेगा, जो टीचर है वही उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। ऐसे नहीं जबरदस्ती कि हम सब पढ़ाएंगे, हम ये भी पढ़ाएंगे। हाँ, ये वहाँ पर जो पर्टिकुलर है सब बटा हुआ है, सबके कार्य बटे हुए। तो समितियां मतलब ये जो संसदीय समितियां हैं, जो इसके लिए जो है वार्षिक वित्तीय विवरण पर अपनी ओपिनियन के लिए जो समितियां वरिष्ठों की गठित की गई हैं, वो समितियां इस पर विचार विमर्श करेंगी और फिर वो ओपिनियन देंगी कि ठीक है, फाइनल होगा। तो तृतीय चरण हो गया आपका। चौथे चरण में क्या होगा, लिखिए। चतुर्थ चरण में नहीं, अभी देखिए, अभी जो तृतीय चरण है ना, तो इसमें और भी चीजें होंगी। समितियां जांच करेंगी, और समितियां जब जांच करेंगी तो फिर उस हिसाब से अनुदान की डिमांड की जाएगी। इसी समिति नहीं किया जाता है, जांच की जाती है, तथा संसद की अस्थायी समितियां अनुदान की मांग करती हैं। जांच की जाती है, तथा संसद की अस्थायी समितियां अनुदान की मांग की पड़ताल करती हैं। अनुदान से होता क्या है, लेकिन इसकी समझ लीजिए, इसमें बात क्या है कि जो धन आ गया है, मतलब जो डिमांड की गई है, तो डिमांड जब की गई है तो डिमांड लॉजिक है कि नहीं लॉजिक है, मतलब जरूरी है कि नहीं है, और उतना दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, या उस निधि में, जिस निधि के लिए आप मांग रहे हैं पैसा, उसके लिए कितनी एक्चुअल में, मतलब इसके लिए जो आपने मांगा है क्या सटीक है, ठीक है कि नहीं है। जैसे मान लो आप अपने घर से मान लो कि हमको जूता खरीदना 8,000 रुपये ले लिया, तो ये आप कहोगे नहीं, ये खरीदने एक बजट होता है ना, कि आपके बजट के हिसाब से क्या होगा, तो क्या धनराशि उसके परिप्रेक्ष्य में मांगी गई है, ठीक है, या हमारे पास सब्सिडी में उतना धन है कि नहीं है, या तमाम सारी चीज़ों पर लेकर के बेसिकली इसमें होता ये है कि उस निधि के लिए क्या उतने धन की डिमांड जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो उस पर क्या होता है, समितियां जांच करती हैं, अप्रूवल दे देती है कि भाई ठीक है, इनकी मांग जो है जेन्युइन है, सामान्य मांग है, तो आगे बढ़ेगा।
भाई जैसे मान लो जिसको कुछ नहीं पता है वो क्या राय देगा, तो अब इतने सदन हैं, अब इन सदन में से एक समिति बन गई है, मैं एक सरकार पक्ष का हूँ, वित्त मंत्री हूँ, मैंने बजट ला करके रख दिया। अब मैंने डिमांड कर ली 100 रुपए की, है ना, कि इस काम के लिए भाई 100 रुपए की हमको डिमांड है, हमने रख दिया। तो वित्तीय समितियां उसकी जांच करेंगी हर पहलुओं पर, कितने क्या वास्तव में इतना खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, पता चला 100 रुपए 50 रुपए की चीज को हमने 100 रुपए मांग लिया है उसके लिए, तो उस पर वो समिति क्या करेगी, नहीं ये इतना नहीं होना चाहिए, उस जांच पड़ताल के बाद में पेश करेगी, तो उस पर कहेगी ठीक है इनका अप्रूवल गुड, यानी कि अप्रूवल आगे बढ़ेगा, तो चौथे चरण में आ जाएगा। समझ रहे बात को? इसमें क्या करेगी, पहले समितियां उसकी जांच करेंगी, जांच के बाद एक तरह से अप्रूवल करेंगी, मतलब अप्रूवल का मतलब यही हो गया कि ठीक है अप्रूवल करेंगी तो फिर आगे चलेगा। तृतीय चरण ये मतलब तृतीय चरण ये होगा, ठीक है। अस्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि के विस्तार से पड़ताल कर रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। पहला क्या था, दूसरे में चर्चा यानी विचार विमर्श होगा, पहले में क्या होगा, बजट प्रस्तुत होगा, ठीक है। पहला चरण क्या हो जाएगा, बजट पेश किया जाएगा, बजट प्रस्तुत किया जाएगा, दूसरे में चर्चा होगी, तीसरे में अगर समितियां जांच करेगी और फिर आगे के लिए संस्तुति दे देगी, जांच के उपरांत अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसे कह सकते हैं अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट जो देगी तो फिर वो आगे चल जाएगा। और देखिए ये सब जो चलिए ठीक है बात तत्पश्चात या उसके उपरांत चतुर्थ चरण में अनुदान मांगों पर विचार कर इसे पारित किया जाता है। अनुदान मांगों पर विचार कर अनुदान मांगों पर विचार कर क्या किया जाता है, चर्चा, हाँ पारित किया जाता है। अनुदान मांगों पर विचार कर इसे पारित किया जाता है। यूं पांचवें चरण में या पंचम चरण में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक पारित किया जाता है तथा छठे चरण में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। पारित किया जाता है एवं अंतिम चरण यानी छठे चरण में वित्त विधेयक पारित कर भारत सरकार के वित्त विधेयक पारित कर भारत सरकार के उस वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी किया जाता है या वित्तीय मांगों को प्रभावी किया जाता है। वित्तीय प्रस्तावों को वित्तीय मांगों को प्रभावी यानी कि बजट पास हो गया, ये मान लिया जाता है। क्या हो जाता है, वित्तीय प्रस्ताव को प्रभावी किया जाता है, यानी जो बजट में दिया गया है वो प्रभावी हो गया, बजट आया, बजट को प्रभावी। विनियोग विधेयक का क्या काम है, कोई बताएगा इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है विनियोग विधेयक? बिना इसे पारित किए हुए भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, चलिए आगे चलेगा, प्रश्न मिलेगा, हम बात करेंगे इसको।
आम बहस के बारे में भी चर्चा कर लीजिए। लिख लीजिए, प्ररचित करके लिखिए, यानी कि बजट की प्रस्तुति एवं आम बहस में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, बजट जब प्रस्तुत होता है तो आम बहस में चर्चाएं क्या होती है, जैसे चर्चा कहा है ना, तो आम बहस होता क्या है इसमें। लिख लीजिए, राष्ट्रपति की सिफारिश पर बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। जानते हैं कि बजट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, क्यों ऐसा है? बजट क्यों लोकसभा में पेश किया जाता है बच्चों? क्योंकि सब जनहित में खर्च करने के लिए लोकसभा चुनाव करते हैं, जनता चुनाव करते हैं, जनता चुनाव की जाती है, जनता चुनी जाती है, इस नाते ही बजट वहाँ पे रहता है। यही एक आपको सटीक कारण लग रहा है। इसके अलावा क्या कारण, ये तो आपने एक तर्क दे दिया, तर्क तार्किक बात होगी। लोकसभा निम्न सदन है, निम्न सदन है, शक्तिशाली सदन है, शक्तिशाली सदन है। वहाँ पे जो आते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुन कर आते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस नाते कॉमन सेंस का प्रश्न है, कॉमन सेंस बता सकते हैं सभी लोगों को। जब बताऊंगा देंगे तो मुझे पता ही था। वादा करता कौन है? कौन वादा करता है? लोकसभा में जो सांसद होते हैं वही वादा करते हैं ना, वही पार्टियां करती हैं कि राज्यसभा वादा करती है आएंगे तो ये कर देंगे, राज्यसभा कभी कहीं। तो जो वादा करेगा, जो प्रॉमिस करेगा, जो सदन जनता के मध्य में जाने वाला जो सदन है, जो मेंबर सदन, जो जिस सदन का मेंबर जनता के बीच जाने वाला है, जो वादा करने वाला है, वही तो अपनी डिमांड को कहेगा कि साहब बजट क्यों, पता चला एक बार बजट का जो पैसा खर्च करने के लिए बना वो बना रहे वैसे। मान लो 100 रुपये पाते हैं, हम आर्मी के लिए 5 रुपये रखे हैं, तो उसमें बात होगी हम 6 करना चाहिए, 4 करना चाहिए। शिक्षा पे अगर हमने 20 रुपये खर्च किए हैं तो पता चला हमको 18 करना है, 22 करना है, यही होना चाहिए। लेकिन नहीं, हर बार अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि जब डिमांड जैसी रहती है उस हिसाब से आदमी रहता है। अभी तक आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं सामान्य कोर्सेज की, तो आपकी फीस है 10,000, 20,000, 5,000 जो भी फीस हो। अगर पता चला प्रोफेशनल कोर्सेज करने लगेंगे तो आपकी फीस क्या हो जाएगी? लाख 2 लाख रुपए फीस हो सकती है उसकी। तब उसके पास क्या होगा? अभी तक जो घर का आपका बजट था कुछ और आता था आपके लिए, और तब उस समय क्या हो जाएगा, जब बीएड करने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे, तो बजट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पहले आप घर रहते थे, इलाहाबाद जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं आप, तो बजट बदल जाएगा। उसी तरह से समय के साथ बदलता रहता है। तो इस कारण से पूरी शक्ति इसमें दी गई है कि उन्हीं के पास वो बजट को जो 6 चरणों में विधेयक पारित होता है, हाँ, तो उसके बाद ही होता है। हाँ, जैसे एक प्रक्रिया है। 6 चरण मतलब है कि रख दिया, एक चरण ये हो गया, लो बजट आ गया। ऐसे मान लो क्लास में हम आए तो क्या हुआ, एक चरण हो गया, मान लो उसको 6 चरण में आप बांट लो कि एक चरण हो गया। पहले चरण में क्या कहा गया है ना, फिर उसके बाद चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद विभागीय समितियां उसकी जांच करेगी, संस्तुति करेगी, भाई ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, अनुदान मांगों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, अनुदान मांगों पर विचार किया गया है, विचार में होगा कि ठीक है अनुदान मांग की गई, ठीक नहीं है। अगर नहीं पास करा पाएंगे सरकार चली जाएगी। नहीं पास कराएंगे तो ये सब चीजें तो आप लोग धन विधेयक में पढ़ लेना चाहिए था, पूरा लोड पढ़ रहा, मैं बता दूंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया कि अगर नहीं पास कराए, यही तो एक धन विधेयक की खासियत है। इन विधेयकों को अगर नहीं पास करा पाते हैं तो इसका मतलब सरकार बहुमत में नहीं है। इसका मतलब है धन विधेयक अगर आपका कहीं रुक गया, पास नहीं हो पाया, तो इसका मतलब सरकार अल्पमत में आ गई है और अपने आप इस्तीफा सरकार को दे देना होगा। यही एक ऐसा विधेयक है जिसको लाने के बाद सरकार नहीं अगर पास करा पाती है तो सरकार ही गिर जाती है। बाकी और सभी विधेयकों में आप लाएंगे, नहीं पास हुआ कोई बात नहीं, लोकसभा फेल हो गया, राज्यसभा फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो जाए, लेकिन सरकार नहीं आती है और विधेयकों को लाने में। यही एक ऐसा विधेयक है, इसको लाया और नहीं पास कराया तो फेल। इसका मतलब आप, यही एक ऐसा है कि जो सरकार की एक तरह से कहिए फ्लोर टेस्ट है। ये भी वित्त जो है ये फ्लोर टेस्ट है। जैसे कहते हैं ना कि सरकार बहुमत में है कि नहीं है। एक बार अगर हम आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष जब बजट आता है तो सरकार का शक्ति परीक्षण हो जाता है वहां पे। एक तरह से ये भी आप अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि शक्ति परीक्षण है सरकार का। सरकार नहीं पास करा पाई तो ये नहीं है कि कोई बात नहीं, बजट नहीं पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से और कम वाला ले आते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार गई फिर, है ना। इसके बारे में बात करेंगे और ये चीजें पहले आइए थोड़ा सा 2-4 आगे हो जाए। तो बात कर रहा था मैं, राष्ट्रपति की सिफारिश पर बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, इसके बाद इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। प्रक्रिया पूरी बताई जा रही है। और राज्यसभा जानते हैं कि आप क्या करेंगे,
14 दिन के इसके अंदर उसको वापस भेज देना होगा, चाहे वो स्वीकृति दे चाहे ना स्वीकृति दे, ठीक है। इसके बाद इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों में बजट के राजस्व तथा व्यय संबंधी प्रावधानों पर सामान्य बहस होती है। बहस की शुरुआत विपक्षी दल का नेता करता है। बहस की शुरुआत जो होती है वो कौन करेंगे? विपक्षी दल के नेता करते हैं। बहस के दौरान ना ही कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है और ना तो कोई मतदान होता है। ठीक है, आगे चलिए। आर्टिकल 113 113 इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या किया जाएगा? सरकार अनुदान की मांग, ठीक है, अनुदान की मांग के संदर्भ में इसमें है। चलिए देखिए, थोड़ा सा कर लीजिए फटाफट। बजट में अनुमानित ऐसे व्यय अनुच्छेद 113 बेटा, बजट में अनुमानित ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित हैं, भारत की संचित निधि पर भारित हैं, संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपको इस आर्टिकल के लिए। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में यही अंतर होता है। पूछने में वित्त में और धन में क्या अंतर है? धन विधेयक का जो होता है वो एक दूसरा हिसाब किताब चलता है। वित्त विधेयक का क्या होता है? यानी कि जितने भी अभी आर्टिकल आपने 112(3) में देखा कि ये सब जितने भी व्यय आपके आ रहे हैं, ये सभी व्यय किस पर है? संचित निधि पर। तो जो भारत की संचित निधि पर व्यय होते हैं उस पर क्या होता है? नहीं होता है। इसी नाते आपने ऊपर की प्रक्रिया में देखा, मतदान करेंगे यानी सरकार वही जो मैंने पहले बताया गिरने वाली स्थिति हो जाएगी, जो कि धन विधेयक पर होगा। ठीक है, ये क्या है? ये बजट है, ना कि धन विधेयक है। और देखिए, अभी आप कंफ्यूज ना होइएगा कि कौन सा धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक है। आगे चलने दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। कहने की मतलब ये, अभी जो आपका होता है धन विधेयक, ठीक है, और एक है वित्त विधेयक। ठीक, तो आप लोग पढ़ रहे हैं वित्त विधेयक के संदर्भ में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण पढ़ रहे हैं आप लोग। जो धन विधेयक है, यानी कि जो धन विधेयक है, तो क्या पूछा जाता है प्रश्न कि क्या धन विधेयक वित्त विधेयक है या वित्त विधेयक धन विधेयक है? कौन क्या है? या धन विधेयक वित्त विधेयक है, या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है? समझ रहे प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा हूं? जैसे कहिए कि धन विधेयक, तो आपने सुना आर्टिकल 110 उसके लिए पर्टिकुलर अलग रख दिया गया है। इसके बाद आप पढ़ रहे हैं बजट के बारे में 12 से लेकर 17 तक। तो यहां पर आप पढ़ रहे हैं कि दूसरी चीजें फॉर्मेट आपके दिमाग में आ रही कि भाई ये क्या चल रहा है हमारे सामने, कि एक बार जब 110 कह दिया गया तो 117 में क्या कह दिया गया? 117 क्या कहता है आपका? सभी को मालूम है कि वित्त और धन में अंतर क्या है। सवाल मेरा यही है, वित्त धन में अंतर क्या है? क्या है?
क्या जरूरत थी वित्त और विधेयक धन विधेयक को करने की, अलग करने की क्या जरूरत है? क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं? क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। क्या है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। तो थोड़ा सा इसकी जरूरत क्या पड़ेगी अभी? तो वही कि एक मतदान करने नहीं करने की। तो चला पढ़िए अभी कुछ चीजें देखेंगे, कुछ भी नहीं जानते आप, बिल्कुल इसमें सादा है, आपको बात करना भी ठीक नहीं है। चलिए थोड़ा जान लीजिए फिर बात करते हैं। संचित निधि पर भारित है, संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते हैं, अतः जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है उस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता है, उस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता। जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है उस पर मतदान संसद में नहीं कराया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता होगा? आपके पास जवाब यही है, बता दीजिए, कोई बच्चा बताना चाहेगा क्यों नहीं किया जाता होगा? बजट में नहीं आया वहीं पे मतलब 6 चरण में इसका काम हो जाता है, मतलब बजट 112 में आ जाता है, 112। और कोई भी बताना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल सही नहीं है भाई। वो तो एक स्टेप हो गया, वो प्रक्रिया बता रहे कैसे होता है, क्यों नहीं किया जाता है, इस पे चर्चा बात क्यों नहीं होती? क्योंकि संविधान में 112 पे प्रावधान है। तो क्यों प्रावधान करते हैं? सूची में दिया गया इसीलिए साथ ही बताएंगे, बताओ क्यों नहीं किया जाता? और कोई बेटा, कोई लोग, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ऐसे मुद्दे होते हैं ना कि जिस पर बात नहीं की जाती है। अब कह दो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बहस करेंगे, उनकी सैलरी इतना नहीं होनी चाहिए, उनका भत्ता इतना नहीं होना चाहिए, उनका पेंशन इतना नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को इतना वेतन नहीं मिलना चाहिए, इतना भत्ता नहीं मिलना चाहिए, इस पर बहस होगी। हाई कोर्ट की पेंशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यही सब तो है। इन्हीं सब मुद्दे जब रखे हुए हैं संचित निधि पे, तो इस पे आप बहस करेंगे, इस पे सदन में बहस कराना जरूरी है। इसी कारण नहीं होता है। तो पूछा जाएगा क्यों नहीं उस पे ऐसा होता है, क्यों नहीं बहस उस पे की जाती, बाकी मुद्दों पे की जाती है, इस पे नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इस पे ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जिनमें लोगों की सैलरी रखी गई है, और सैलरी जब रखी जाएगी भाई, तो संसद ही तो निर्धारित करेगी सैलरी। तो जब आप सैलरी एक बार निर्धारित कर दिए हो, तो उसके बाद उस पर चर्चा भी करोगे। समझ रहे हो बात को आप? तो जो एक फिक्सेशन हो गया है रिपोर्ट के आधार पर, तो उस पर आप बहस नहीं कर सकते हो। अब पता चलेगा राष्ट्रपति महोदय का वेतन भत्ता और उसके पद से संबंधित जो व्यय है उस पर आप चर्चा करने चल रहे हैं भाई। यही तो है संचित निधि में, भारत यही है वे। इसके अलावा अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पेंशन भत्ते और हाई कोर्ट के पेंशन उस पर है, कैग का वेतन भत्ता उस पर है। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर जो है, उपाध्यक्ष जी जो है, सभापति उपसभापति, उनके वेतन भत्ते हैं, तो उन पे आप चर्चा करेंगे। समझ आए बात को? इस कारण से चर्चा नहीं, समझ में आई बात ना? चर्चा क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि संचित निधि में वही पर्टिकुलर बातें की गई हैं जो गणमान्य लोग हैं, वेतन भत्ते। अनुसूची 2 में आपने देखा है कितने? अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन और भत्ते हैं, ठीक है। तो जो वेतन भत्ते उसमें उसका तो एक विषय है, मैंने बता दिया, मुझसे यहाँ से कोई रिलेशन आपको नहीं बनाने की जरूरत है। यहाँ पर आपको बनाना है कि इनके जो वेतन भत्ते हैं, तो वेतन भत्तों पे चर्चा कोई जरूरी नहीं, वो पहले से रहता है तो वो स्वीकृति हो जाती है। इस नाते इस पे एक्स्ट्रा समय संसद का ना बर्बाद हो। क्यों? क्योंकि अगर बहस भी होगी तो कोई कहेगा राष्ट्रपति का वेतन घटा दो, और ये थोड़ा सा अवैध भी हो जाएगा कि रोज चर्चा होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, वेतन बढ़ाओ घटाओ, भत्ता इतना क्यों दे रहे हो, कितना नहीं दे रहे हो, ये सब क्या होगा? गलत मैसेज भी चला जाएगा। तो इस नाते इसको हटाया दिया है कि इस पे, इन विषयों पे चर्चा ही नहीं होगी, है ना? तो कोई बहस नहीं होगी इस पे, ये चीज है। चलिए दोस्तों, संसद में मतदान नहीं कराया जाएगा, किंतु इस पर संसद में बहस की जा सकती है। मतदान नहीं होगा, लेकिन बहस हो सकती है, बहस या चर्चा हो सकती है। बजट में अनुमानित अन्य व्ययों को, बजट में अनुमानित अन्य व्ययों को अनुदान की मांग के रूप में, बजट में अनुमानित अन्य व्ययों को
अनुदान की मांग के रूप में राष्ट्रपति की सिफारिश पर अनुदान की मांग के रूप में राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। अनुदान की मांग के रूप में राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। लोकसभा अनुदान मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है अथवा उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम कर सकती है। किंतु उसमें वृद्धि नहीं कर सकती, कम कर सकती है किंतु उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। इस पर लोकसभा में मतदान हो सकता है। इसमें लोकसभा में मतदान हो सकता है। अब चूंकि इसकी बात है तो राज्यसभा का इसमें तो रोल रहेगा नहीं, लेकिन किसी बच्चे को समझने के लिए लिख लिया जाए, जो बच्चे समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक लाइन बचा रहा हूँ, लिख लें कि राज्यसभा का इसमें मतदान नहीं होता, क्योंकि वो इसका कोई दूर दूर तक का मतलब ही नहीं है राज्यसभा का बहुत ज्यादा इसमें। लेकिन चलिए फिर भी लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। ध्यातव्य है कि इस पर राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता, यानी मतदान की जो प्रक्रिया है वो केवल लोकसभा में होगी, वो भी कब, जो कम करने के लिए बात होगी, बढ़ाने के लिए उनके पास पावर ही नहीं है, बढ़ा नहीं सकते। ध्यातव्य है कि इस पर राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता है। यदि लोकसभा अनुदान की मांग को अस्वीकार कर देती है, यदि लोकसभा अनुदान मांग को अस्वीकार कर देती है तथा उसमें कमी करने का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसे अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है, क्योंकि इसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में माना जाता है। ठीक है, यानी कि अनुदान प्रस्ताव जो है, अनुदान की जो मांग है, यह प्रस्ताव अगर लोकसभा में फेल हो जाता है तो क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। दूसरी चीज आप देखिए, अनुदान की जो मांग की गई है, इसके संदर्भ में जो बात बताई गई है कि जो भारत की संचित पर भारत जो व्यय है उसमें क्या कर सकते हैं, ये कटौती तो कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा में कोई इस पे चर्चा नहीं होगी, जो होगी मतलब जो चर्चा होगी मतदान की प्रक्रिया राज्यसभा में नहीं होगी, लोकसभा में चर्चा भी होगी और बात मतदान की भी होगी। ठीक है, मतदान भी कर लेंगे इस पे, और कम किया जा सकता है, बढ़ाने की पावर नहीं है। और अगर अनुदान प्रस्ताव फिर उन्होंने पारित किया, सदन में वोटिंग होगी, वोटिंग नहीं पारित हो पाने के बाद में
क्या हो जाएगा, सरकार को मान लिया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव है वो सरकार के खिलाफ माना जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव आ गया है और सरकार वहां पे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगला करेंगे, ये तो था अनुदान की मांग और अगला है विनियोग विधेयक, क्योंकि आर्टिकल 114 में है। देखिए विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। कल मैं इसको आप लोगों को एक समराइज करके बता दूंगा, तो फिर थोड़ा आपको और आसानी से कंफ्यूजन कोई भी नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 114, ठीक है, क्या है, विनियोग विधेयक, जो कि हम लोग नेक्स्ट दौर पे इसको देखेंगे। तो आज लोगों ने 2 आर्टिकल देखा। पहला आर्टिकल हम लोगों का कौन था, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 था, 113 हम लोगों ने देखा, 14, 15, 16 कल हम लोग देखेंगे, 17 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।